हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री का फर्स्ट टेस्ट पार्ट 1 हो चुका है। आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 47 तक देख लिया है। आज उसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित में से किसने पहला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन मतलब निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने सैन्य नियमावली फतुल मुजाहिदीन लिखी है? तो इसमें चार विकल्प है। बाबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, जैनुल आबेदीन सुस्तरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, जैनुल आबेदीन सुस्तरी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैनुल आबदीन सुस्तरी ने सैन्य नियमों पर आधारित फुदुल मुजाहिदीन की रचना टीपू सुल्तान के संरक्षण में की, जिन्हें राकेट तोपखाने के प्रयोग का प्रवर्तक माना जाता है। अतः विकल्प डी सही है। टीपू सुल्तान 1792 और 1799 में श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी में ब्रिटिश सेना और उनके सहयोगियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए राकेट तैनात किए। अन्य योगदान टीपू सुल्तान ने अपने शासन के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की, जिसमें उनका सिक्का, एक नया मौलूदी चंद्र सौर कैलेंडर और एक नई भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसने मैसूर रेशम उद्योग के विकास की पहल की। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है 49। तो ये है, पश्च दमन और संकेंद्रण की नीति निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा अपनाई गई थी? जैसे पहला है लॉर्ड लिटन, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड ऑकलैंड, चौथा है कि लॉर्ड जॉन लॉरेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। यह चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। लॉर्ड कर्जन ने उत्तर पश्चिम सीमा के कबायली क्षेत्रों के संबंध में पश्चिदामन और संकेंद्रण की नीति का अवलंबन किया। उसने पंजाब के अफसरों के विरोध के बावजूद 1901 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का निर्माण किया। अतः विकल्प बी सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। स्वाभाविक वारिस के न होने पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अधीन अधीन किस रियासती राज्य का विलय नहीं किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, पहला विकल्प है सतारा, करौली, उड्डू कोटाई, बड़ौदा। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर बी है। करौली रियासत का विलय अंग्रेजी राज्य में नहीं किया गया, यद्यपि उसका स्वाभाविक वारिस नहीं था। अतः विकल्प बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करौली। चलिए देखते हैं 51। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक औपचारिक भारत के उद्योगों के बारे में सही नहीं है? पहला है, जूट उद्योग लगभग संपूर्ण यूरोपीयों के स्वामित्व में था। सूती वस्त्र उद्योग लगभग संपूर्ण भारतीयों के स्वामित्व में था। तीसरा, सूती वस्त्र उद्योग आप में छोटा था। डी, सूती उद्योग की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी,
सही नहीं पूछा गया है इसमें, तो डी सही नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। इक्यावन डी। औपनिवेशिक काल में केवल उन उद्योगों पर ध्यान दिया गया जो ब्रिटिश औद्योगिक विकास में सहायक थे। चाय, कॉफी, रबड़ व जूट उद्योग ऐसे क्षेत्र से जिनमें लगभग संपूर्ण यूरोपियों का ही स्वामित्व था। ये ब्रिटिश शासन के निवेश के मुख्य क्षेत्र थे। सूती वस्त्र उद्योग लगभग भारतीयों के स्वामित्व में ही रहा। ब्रिटिश निवेशकों ने इनमें निवेश नहीं किया क्योंकि ये ब्रिटिश कंपनियों से ही प्रतिस्पर्धा करते थे। अंग्रेजी कपड़ों की सस्ती कीमतों के आगे भारत में हाथ से बने महंगे कपड़े टिक नहीं सके। फलतः भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन हुआ और अमाप में छोटे हो गए। अतः कथन डी सही नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही उत्तर हो गया डी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 52। चिरस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया, क्योंकि ए 1810 के पश्चात कृषि मूल्यों में वृद्धि हो गई, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिरस्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थी। बी है रिकार्डो के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा। उसके बाद सी है राज्य को रैयत से सीधे बंदोबस्त करना कलोचित प्रतीत हुआ। डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यूपी के बनारस प्रखंड एवं कर्नाटक के उत्तरी भाग में लागू की गई, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का लगभग 19% भाग शामिल था। सेकंड पॉइंट है इस व्यवस्था से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ सरकार की आय में वृद्धि नहीं हुई। इसका संपूर्ण लाभ केवल जमींदारों को ही प्राप्त हुआ। यह कुछ समय के लिए लाभदायक रही, लेकिन इससे कोई दीर्घकालिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। रैयतों से सीधे बंदोबस्त करना अधिक उचित लगा, इसलिए कुछ स्थानों के अलावा इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने अन्य प्रदेशों में विस्तारित नहीं किया था। विकल्प डी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? पहला है हेनरी दुंडास, बी है अलेक्जेंडर रीड, सी है डेविड रिकार्डो, डी है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंगस्टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर रीड। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो कैप्टन रोड को माना जाता है। 1992 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कैप्टन रोड द्वारा लागू की गई, अतः विकल्प भी सही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था।
इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया। यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई और इसकी दर 1/3 निश्चित की गई थी। चलिए हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इसका सही उत्तर बी हो गया। चौवन। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता औपनिवेशिक भारत में रेल की नहीं थी? पहला है, भारत में रेल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के हित की रक्षा करना था। फिर बी है, 15% के गारंटित ब्याज पर पूंजी ब्रिटिश पूंजी निवेश को आमंत्रित किया गया, जो जरूरी होने पर भारतीय राजस्व से देय होगा। सी है, निर्माण कार्य ने पारिस्थितिकी को असामान्य कर दिया। डी है, रेलवे के निर्माण को इस प्रकार नियोजित किया गया कि यह आंतरिक बाजारों और समुद्री समुद्री बंदरगाहों को जोड़े, किंतु इससे आंतरिक बाजार नगरों के बीच अंतर संबंध मुहैया नहीं हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें बी सही नहीं है, बी कथन सही नहीं है। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। भारत में रेलवे का विकास औपनिवेशिक हितों से परिचालित था। इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजारों में पहुंचाने के उद्देश्य से रेलवे का तीव्र विकास किया गया, अतः विकल्प ए सही है। ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे विकास पर अंधाधुंध धन निवेश किया, क्योंकि उनको लागत व्यय पर 5% निश्चित लाभ की गारंटी प्राप्त थी, अतः विकल्प भी सही नहीं, वहां पे 15% दिया गया है। चलिए देखते सी, रेलवे के निर्माण में आर्थिक एवं पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हुआ, फलतः अकालों की संख्या में वृद्धि हुई, अतः विकल्प सी सही है। रेलवे के विकास से देशों के वाणिज्यिक केंद्रों को बंदरगाहों से जोड़ा गया, जिससे ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होना आसान हो गया, परंतु भारतीय आंतरिक बाजारों एवं परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों को क्षति हुई, अतः विकल्प डी सही है। इस तरह विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर। कैलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है, फसल की एक किस्म। दूसरा है, राजस्व अधिकारी। सी है, भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा। डी है, भारतीय नील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा। चलिए हम देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। यह एक भारतीय कपड़ा था जिसे अंग्रेज यूरोप को निर्यात करते थे, वहां कैलिको कहा जाता था, अतः विकल्प सी सही है। चलिए हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन। ददनी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह दक्षिण भारत में सती प्रथा का प्रचलित रूप थी। पहला, व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी। से मुगल कालीन सामाजिक सुधार व्यवस्था थी, यह मुगल राजस्व प्रणाली थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं।
17वीं और 18वीं सदी में ददनी प्रथा अधिक प्रचलन में थी, जिसके अनुसार देसी-विदेशी दोनों व्यापारी कारीगरों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत पूँजी दे दिया करते थे और माल तैयार हो जाने के बाद उनसे ले लिया करते थे। इसे ही ददनी प्रथा कहा जाता है, अतः विकल्प बी सही है। यानी इसमें था कि देसी-विदेशी दोनों व्यापारी कारीगरों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत पूँजी दे दिया करते थे, मतलब माल तैयार करने के लिए। जब माल तैयार हो जाता था तो उनसे ले लिया करते थे, इसे हम ददनी प्रथा कहते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। सुपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहला है पटना, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पूना, चौथा है अहमदाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पूना। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सुपा आंदोलन की शुरुआत पूना, आधुनिक पुणे जिले से हुई। सुपा एक विपणन केंद्र मंडी था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को वहां आसपास के ग्रामीण इलाकों की रैयत, किसान इकट्ठा हो गए। उन्होंने साहूकारों के बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूटी और उनके घरों को आग लगा दी। पुनः यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए। तब विकल्प सी सही है कि सुपा विद्रोह की शुरुआत पूना से हुई थी।